हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे। आप जैसा कि पता ही है कि आप लोगों का जो 10th का जो एसएसटी का एग्ज़ाम है वो 29 नवंबर को है। तो ऐसे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह तैयारियों में जुट जाइए। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है आप इसमें बच्चे पूरे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो पढ़ने नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही पढ़ने हैं। तो आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए। इस बार का जो संस्कृत का पेपर था उसमें आपके जो सीबीएसई ने मॉडल पेपर जारी किया था, तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यही उम्मीद लगा रहे हैं कि जो उन्होंने एसएसटी का जो मॉडल पेपर जारी किया है, तो क्या पता उसमें से भी आ जाए, है ना। तो आप जितने भी बच्चे हैं इस मॉडल पेपर को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है बच्चों। हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा और इसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहले पार्ट में 24 क्वेश्चन है, जिनमें से आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड पार्ट में 22 क्वेश्चन है, जिसमें आप 18 करेंगे। और सी पार्ट में 12 में से 10 करने हैं। और डी पार्ट जो कि आपका मानचित्र है 2 क्वेश्चन है और वो आपको दोनों ही करने हैं। ठीक है बच्चों। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 0.8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा, तो आप ध्यान से करिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि आपकी पढ़ाई पे कितना ध्यान दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर का संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो विकास की अगर हम बात करें तो संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है, सामुदायिक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है, बताइए आप लोग। पश्चिमी घाटी में झूम कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि क्या होती है बच्चे, कि हम उसको पहले बीज डालते हैं किसी दूसरे ज़मीन पे, और जब वो छोटा सा पौधा बन जाता है तो हम उसको उखाड़ के दूसरी जगह पर लाइन वाइज फिक्स करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है वो एक रोपण कृषि है। चाय, कॉफ़ी और रबड़, इनको हम दूसरी जगह पर उगाते हैं, तो ये एक रोपण कृषि में सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो बच्चे आपको गन्ना जो है उसको 1 साल लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय के उत्पादक देश की बात करें तो चाइना सबसे आगे है, और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अब रेशेदार फसल के बारे में पूछा गया है, तो देखिए कपास, जूट और सन, आपको इन सब में ही रेशे देखने को मिलते हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया है। रक्तहीन का मतलब होता है बच्चे जहाँ खून खराबा ना हुआ हो। तो आप देखिए रूसी क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध और फ्रांसीसी क्रांति, तो इसमें क्या हुए थे, लड़ाई हुई थी, लोग काफ़ी घायल हुए थे, मरे थे। लेकिन जो भूदान ग्राम आंदोलन है इसमें क्या किया था कि भूमि को दान में दिया गया था, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है। अगर विभिन्न स्तर की सरकार है और उनके बीच में अगर कोई विवाद हो रहा है तो ये जो निपटारा है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में बच्चे हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम डैश पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 सीट्स आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं,
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है? तो वो है, अगर हम 371 अनुच्छेद की बात करें तो इन सभी को ही विशेष अधिकार प्राप्त हैं। 13 की बात करते हैं। बैलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा में बोलते हैं? तो जो बैलोनिया क्षेत्र के निवासी हैं वो बोलते हैं फ्रेंच भाषा में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ? तो इसमें श्रीलंका में ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि डैश ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। तो जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो किसके पास है? जनता के पास। ठीक है बच्चों, क्योंकि जनता चाहे तो वो किसी भी नेता को अगले चुनाव में हरा सकती है अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? पहला है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। बिल्कुल कहते हैं, ये तो हमारा सही है। सेकंड, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मत्स्य पालन दूसरे क्षेत्र में आता है, तो ये बच्चे ये गलत है। जो मछली पालन और कृषि जो है वो हमारी पहले प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और ये क्या है, बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल ठीक है, तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। तो ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है बच्चों, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? यानी एक लड़की है शहर की और अमीर लड़की है, तो उसके विकास का लक्ष्य क्या होगा बताइए। पहला है अपनी भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, दूसरा अपने स्वयं के निर्णय ले सकना, तीसरा विदेश में अपनी पढ़ाई करना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें हम करेंगे विकास का लक्ष्य हो सकता है, इसका ऑप्शन है ए, अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि लड़कों और लड़कियों को सेम आज़ादी नहीं मिलती। अगर हम अमीर लड़कियों की घर की बात करें तो फिर इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो तीसरे क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं आती हैं। तो संचार क्या करता है? हमें सेवा प्रदान कर रहा है, बैंकिंग भी सेवा देता है, परिवहन भी सेवा देता है, तो यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, तो वो कौन से क्षेत्र में काम करता है? तो वो हमारा काम करेगा संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में आता है जो, ठीक है, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको बिना कारण बताए उसको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, और अगर किसी को बिना कारण से भी हटा सकते तो वो असंगठित क्षेत्र में होगा। 21 देखिए, इनमें से कौन सा विचार मैथ्सनी का नहीं था? तो मैथ्सनी ने इन चारों को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने राजशाही का समर्थन नहीं किया था, तो ये उनका विचार नहीं था। 22, मैटरनिक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, और ये सपोर्ट मटेरियल में भी देखने को मिलेगा आपको। तो मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? तो जो फ्रेडरिक लिस्ट थे वो इकोनॉमिक्स थे, यानी अर्थशास्त्री थे वो। ठीक है बच्चों, एक अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट। 24 की बात करें, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने
जर्मेनिया का चित्र बनाया? तो जर्मेनिया का चित्र बनाया है फिलिप वैट ने। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जर्मेनिया की बात की गई है। तो जर्मेनिया का जो चित्र है वो फिलिप वैट ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था कि मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है? तो मैथ्सनी को दुश्मन किसने माना बताइए? मैटरनिक ने। ठीक है, तो मैटरनिक ने बोला था कि मैथ्सनी हमारे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? यानी इटली के एकीकरण में कौन सी चीज़ नहीं बोली गई थी, आपने ये बताना है। तो इन चारों को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, तो ये बिल्कुल गलत है, उससे संबंधित नहीं है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सही है? अब कौन सी ठीक है? नेपोलियन की नागरिक संहिता जो थी वो 1804 में लागू हुई थी। तो उसमें क्या थे? पहला है, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ठीक, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, जो प्रशासन के विभाजन किए गए थे उनको सरल बनाया, तो ये भी ठीक है। यातायात सुधार किया गया था और लागू किया गया था, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों। 28, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, पहला है, हैब्सबर्ग साम्राज्य इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बटा हुआ था बिल्कुल। मैथ्सनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए रूपरेखा रखी, बिल्कुल ठीक रखी। और मैथ्सनी ने यंग इटली की स्थापना की थी बिल्कुल की थी। और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को सम्राट घोषित किया था, तो इसके सारे आंसर ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, आपको मैच देम करना है और इसमें देखिए सही मिलान की पहचान कीजिए। आपको ये देखना है कि इन सब में से सही कौन सा है। तो देखिए, इसमें सबसे सही है, मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड था, वो वहाँ का चांसलर था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। अब आपने यहाँ पर गलत देखना है। पहले देखिए क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा इसलिए क्योंकि हम इसका यूज़ बार बार कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन कोयला, बिल्कुल ठीक, इसका हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर है जैविक संसाधन धातु, तो जैविक संसाधन बच्चे वो होती जिनमें जान होती, तो धातु में जान तो है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? अब मरुस्थलीय मिट्टी की बात हो रही है, तो वो कैसे होता है? तो उन्होंने बोला कि लाल और भूरा रंग होता है, तो हाँ उसका लाल और भूरा रंग ही होता है। रेतीली होती है, बिल्कुल ठीक। शुष्क जलवायु भी होती है, ठीक है, तो यानी सारी चीज़ें ठीक है इसकी। नेक्स्ट है 32, गलत मिलान की पहचान कीजिए। अब आपको देखना है कि कौन सी चीज़ गलत की है। देखो, काली मिट्टी का कपास है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और लेटराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लाल मिट्टी में सेब की खेती, तो ये गलत है बच्चे, ठीक है, लाल मिट्टी में सेब की खेती नहीं की जाती। नेक्स्ट है 33, देखिए, कौन सा कथन भारत में कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में भारत से रिलेटेड कौन सी चीज़ गलत है? पहला है, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए संसार में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, कॉफ़ी अच्छी है भारत की। सेकंड है, बाबा बूदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ, तो सबसे पहले जो उत्पादन है इसका आरंभ वहीं हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरा,
अरेबिक किस्म की कॉफ़ी आरंभ में जापान से आई थी, तो ये गलत है बच्चे, जापान से नहीं आई थी। तो इसका ऑप्शन है सी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सही है? तो जलोढ़ मृदा का क्या होता है, देखिए जलोढ़ मृदा के में बोला गया है इन मृदाओं का रंग सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद होता है। यह मृदा कपास के लिए गलत है। ठीक है, तो इसका पहला इसका आंसर होगा कि जो जलोढ़ मृदा है वो सफ़ेद रंग की होती है। आपने ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना होगा। 35, डीजल किस प्रकार का संसाधन है? अब बच्चे जो डीजल है हमारा वो एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाएगा, तो जो डीजल है हमारा वो अनवीकरणीय संसाधन के अंदर आएगा। अब देखिए 36 में आपको संकल्पना और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको 4-5 के आसपास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को डाउट है कि संकल्पना और कारण वाले क्वेश्चन कैसे करें। तो आपने क्या करना है, संकल्पना को पहले पढ़िए ध्यान से। जैसे इन्होंने दिया है, देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता होती है। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो, मतलब हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। सेकंड है, कारण क्या है, सतत पोषणीय विकास यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये इससे रिलेट भी कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। संकल्पना कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ए है इसका आंसर। ठीक है बच्चों। हाँ जी, 37 पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए, अब देखिए पहला है मत्स्य पालन का कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। सेकंड, मत्स्य पालन सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, पानी, तो वो उस पर ही निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन भी ए ही होगा। 38, श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी हैं। यह एक विकसित देश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता है? पहला है औद्योगिकीकरण की तीव्र रफ्तार और उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। सेकंड है उच्च शिशु मृत्यु दर। तीसरा है उच्च मानव विकास सूचकांक और चौथा है सकल घरेलू उत्पाद। तो अब आपके पास देखिए 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें एक तो देखिए वहाँ पर आपको तीव्र रफ्तार होगी, उच्च प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा ही होगी, तो पहला तो ठीक है, यानी इसका ऑप्शन होगा बच्चे हमारा सी। वहाँ पर रफ्तार ज़्यादा होगी और मानव विकास सूचकांक ज़्यादा होगा और घरेलू उत्पाद भी ज़्यादा होगा, बस ये नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा 1, 3 एंड 4। अब आइए हम चलते हैं 39 पे। निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के लिए रोजगार को सुनिश्चित किया था? तो वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है बच्चों, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिल श्रीलंका में बेगानापन महसूस करने लगे? जो तमिल के लोग थे वो श्रीलंका में उनको बेगानापन महसूस हो रहा था, तो उसका रीज़न था, तो जब आप ये सभी पढ़ेंगे ना तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है बच्चों, हाँ जी, डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए, अब देखिए फिर से इन्होंने हमें अभिकथन वाले दे दिए। पहला है बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 93 के बीच में 4 संशोधन किए, बिल्कुल 4 संशोधन किए थे उन्होंने। फिर है बेल्जियम में डच भाषी व फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य में तनाव बढ़ रहा था, तो इसका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल ठीक है, यानी ए इसका आंसर है कि दोनों ठीक है और वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची में क्या चीज नहीं आएगी बताइए? संघ सूची में देखो इसमें है, संघ सूची में शादी और व्यापार, ये दो चीजें संघ सूची के विषय नहीं है। तो यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अगर कोई समुदाय अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब है कि बहुत कम मात्रा में है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक क्वेश्चन है अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत और इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बहुसंख्यकवाद, क्योंकि बहुसंख्यक की बात हो रही है तो बहुसंख्यकवाद इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, गलत मिलान की पहचान कीजिए। अब इसमें गलत बताना कि साथ आकर संघ बनाने में कौन नहीं है। ठीक है, तो जो भारत है वो साथ आकर संघ बनाने में नहीं है, क्योंकि भारत जो है बच्चे वो साथ लेकर संघ बनाने में है। तो आपने ये याद रखना कि साथ लेकर में भारत है और अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन देश जो हैं वो साथ आकर संघ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रूसेल्स में है? तो ब्रुसेल्स में बच्चे यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। 46, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस प्रकार के सरकार को है? तो जो बेल्जियम में जो संस्कृति और एजुकेशन के बारे में जो फैसला लेती है वो वहाँ की सामुदायिक सरकार करती है। ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए आपको एक इस तरह का ये दिया गया है, इसमें हरियाणा, केरल और बिहार है। तो इसमें शिशु मृत्यु दर दिखा रखी है कि यहाँ देखिए शिशु मृत्यु दर में देखिए बिहार में ज़्यादा हो रही है, साक्षरता दर में केरल सबसे आगे है, बिहार पीछे है, और निविल अनुपस्थिति में भी बिहार सबसे पीछे ही है। ठीक है, तो अब इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा देखिए स्कूल जाने वाले का हम इससे चेक करेंगे, क्योंकि साक्षरता दर पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका है बताइए आप लोग? देखिए केरल का है। ठीक है बच्चों, हाँ जी। फिर पूछा है उन्होंने, इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? देखिए उसमें बता रखा है 94 है, देखिए तो केरल में है ये, तो केरल इसका आंसर आएगा। 49 देखिए, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की स्थिति सबसे खराब है? तो यहाँ पर है बिहार में, देखिए यहाँ शिशु मृत्यु दर दे रखा है, तो इसका आंसर है बिहार। नेक्स्ट है, केरल की साक्षरता दर कितनी है? तो केरल की देखिए जब आप इस टेबल में देखेंगे केरल की साक्षरता दर तो ये है 94, तो इसका आंसर आएगा बच्चे 94। 50 का आंसर है 94। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात कम है? तो स्कूल जाने वाले बच्चों की बात करें तो ये देखिए बीच वाले में इस लाइन में आपने सबसे कम देखना है, तो इसमें बिहार में कम आ रहे हैं, तो इसका 51 का आंसर है बच्चे बी, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? अब ये देखिए हरियाणा के सामने कितनी है साक्षरता दर? 82, तो इसका आंसर आएगा बच्चे 82, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा उन्होंने आपको केस स्टडी दिया है।
अब जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हमारी कब हुई है बच्चे, बताइए, 1789 में, ठीक है। 54 देखिए फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था, मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसका रिजल्ट क्या आया, फ्रांसीसी क्रांति से क्या रिजल्ट आया, तो इससे राजतंत्र खत्म हो गया, ठीक है। राजतंत्र पहले राजाओं का शासन होता था और फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति द्वारा हुई है। तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, क्योंकि जो ये केस स्टडी पढ़ रहे हो वो फ्रांसीसी क्रांति का है, तो फ्रांसीसी क्रांति में ये हुई थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा की थी। अब फ्रांसीसी क्रांति की जो घोषणा की थी वो राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। तो उन्होंने क्या, फ्रांसीसी क्रांति ने ये बोला था कि जो देश का गठन होना है, जो देश बनेगा वो जनता के द्वारा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। तो राष्ट्र राज्यों का उदय जो हुआ था वो राष्ट्रवाद के कारण हुआ था, वहाँ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी थी और राष्ट्रवाद की भावना के कारण वहाँ पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। 58 राष्ट्र राज्यों के उदय के परिणाम हुए। जब बहुत सारे राष्ट्रों का उदय हुआ तो इससे क्या रिजल्ट आया, तो इससे साझी पहचान बढ़ी और साझी विरासत का भाव लोगों में जागा। 59 देखिए बच्चे इसका। 59 में आपको दो मैप दिए गए हैं और आपने उनके आंसर्स बताने हैं। मैप में देखिए बच्चे ए से बांध दर्शाया गया है, उसकी पहचान कीजिए। तो इस नक्शे में आपको एक ए दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये ए क्या है, आपने ये बताना है कि ए क्या है। तो इसका आंसर है बच्चे तुंगभद्रा, ठीक है बच्चे। ए क्या है, तुंगभद्रा। अब बी को देखिए ध्यान से, बी यहाँ पर है देखिए, ठीक है। और जो बी है वो है हमारा मद गेहूं, ठीक है बच्चे, हाँ जी, ठीक है। पहला उस बांध का नाम बताइए जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध है और असम की प्रमुख रोपण फसल का नाम है चाय, ठीक है बच्चों, सी इसका आंसर है। अब समझ ही गए होंगे आप लोग और उम्मीद करता हूँ कि और जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये पेपर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब बोर्ड का पेपर दे के आएंगे ना तब तो आपको ये लगेगा कि इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो उसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें, उसको अच्छी तरह समझें। जब आप पेपर देख के आओगे ना तो आप बहुत खुश होने वाले हो और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को, कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है। और जो भी बच्चे अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।